Welcome to the Nurses Show in a new episode with Miss Chanchal. She has scored AIR 162 in NORCET 7 and she has been a General Secretary TNI SNI of Delhi branch. So welcoming Mrs. Chanchal. Today we will be talking about interesting thing and we are so glad that ma'am has made time from her busy schedule from evening, night, morning shifts. So let's start and welcoming Miss Chanchal. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful introduction. And hello, everyone. Myself, Chanchal Parashar, and I secured All India Rank 162 in NORCET 7. And I would like to thank you, ma'am, for such a great initiative. And this is such a big deal कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स भी एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं. We can discuss our views. So it's a very good thing. So thank you, ma'am. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल टू माई व्यूअर्स कि मैम का भी अपना एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है कॉल्ड द नर्स नेविगेटर, जहाँ पर मैम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती है कि आपको अपने प्रिपरेशंस कैसे करनी है, न्यू वैकेंसीज कैसे आती है. तो आई विल लिंक हर हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई विल एड द हैंडल ऑन द स्क्रीन. सो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल. मैम थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एजुकेट कीजिए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या इंस्पिरेशन था. थैंक यू सो मच, मैम. सो जब मैम मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, जैसे ही मैं पहले 4th ईयर तक स्टडी की, उसके बाद सिर्फ 3 मंथ्स रह गए थे और मैं मतलब लगी हुई थी कि कैसे करना है, क्या करना है. सभी टॉपर्स के इंटरव्यू देख रही हूँ, सभी यूट्यूबर्स को मैसेज कर रही हूँ कि बता दो क्या करना है. तो बहुत ही इश्यूज़ थे कि मुझे पता था कैसे क्या क्या पढ़ना है, मुझे पता था कैसे पढ़ना है, नहीं पता था. ठीक है, आई न्यू ये बुक्स होती हैं, यहाँ से कोचिंग ले लो, हो जाएगा, बट उसको कैसे करना है वो नहीं पता चल रहा था. एंड यही एक मेजर इशू था कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे नहीं पता था एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे देते हैं. मैंने नीट की भी प्रिपरेशन नहीं की थी. तो एक होता है ना कि पहले कोई प्रिपरेशन की हुई हो तो पता चल जाता है अगली बार कैसे करना है. तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया तो मुझे लगा कि शायद एक इसी चीज़ की नीड है. बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं, एजुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, जो आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, पर कैसे करना है, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रिवीजन कब करनी है, कितने टाइम में ख़त्म हो जानी चाहिए, क्या क्या जो बुक्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, ये सब ना वो कोई बताता नहीं है. और यही एक मुझे लगा कि चाहिए बच्चों को भी कि हाँ कोई बता दे कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं. तो दैट वाज द थॉट. एंड इसी थॉट के साथ आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ द नर्सिंग नेविगेटर चैनल. एंड आई एम वेरी ग्लैड. मुझे अब मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि मैम वी ट्राइड योर स्ट्रैटेजीज़, आपने जैसे बताया था हमने वो फॉलो किया एंड वी सक्सीडेड. उन्हें भी अपना जो ड्रीम एम्स था, जो उनका ड्रीम हॉस्पिटल था वो मिला. सो आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल कि मेरी एक इनिशिएटिव से किसी को इतनी हेल्प मिल रही है. सो दैट वाज द थिंग. Thank you so much, ma'am. Let's start with our proper podcast as we do it. तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि आपने अपना बीएससी नर्सिंग कहाँ से किया और उसके प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई और आपका कॉलेज कौन सा था. प्लीज़ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए उस चीज़ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स की जर्नी होती है कि उन्होंने पहले नीट सोचा था, नहीं हुआ, फिर मजबूरी में नर्सिंग में आए. ऐसा मेरे साथ नहीं था. ठीक है मुझे मेडिकल से ही बहुत डर लगता था क्योंकि इंजेक्शन देखते ही मैं बेहोश हो जाती थी. मेरा जैसे नर्सिंग में एडमिशन हुआ उससे 1 महीने पहले भी मैंने ब्लड टेस्ट कराया था और मैं वहीं बेहोश हो गई थी क्योंकि मुझे इतना डर लगता था. बट थोड़ा फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मतलब मुझे वैसे तो केमिस्ट्री टीचर बनना था हमेशा से. 11th-12th में मैंने सोच रखा था बिकॉज आई वॉज सो गुड इन केमिस्ट्री. आई स्कोर्ड 97 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम. सो इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कि यही करना है. तो फिर मैंने जब उस टाइम पे मेरे फादर की डेथ हो गई थी और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा हो. तो एंड मेरी मदर शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड हमेशा से मैं सोचती थी कि नहीं उनको सपोर्ट करना है. फिर मेरा ड्रीम था वो अपने आप ही हट गया कि नहीं, मेन फोकस अब जो भी है ड्रीम यही है कि मम्मी को सपोर्ट करना है.
तो फिर मुझे पता चला कि जो नर्सिंग है उसमें बहुत अच्छा है कि जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत वैकेंसीज़ हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ा है, अपनी बेसिक्स क्लियर करके चले हो, तो आपको जॉब मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो तब मैंने, और मेरे नेबरहुड में थे 2-3 जिनसे पता चला कि उन्होंने भी, जैसे आर.ए.के कॉलेज ऑफ नर्सिंग जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, उन्होंने भी वहीं से किया था एंड दे आर ऑल्सो वेल सेटल्ड। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अभी मेन एम है नर्सिंग, क्योंकि नीट जितना मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरी फिज़िक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मुझे पहले से ही पता था कि नहीं करना। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है, नर्सिंग करते हैं, 4 साल पढ़ना है, फिर उसके बाद जॉब मिल ही जाएगी, इतना मुझे खुद पे भरोसा था। तो फिर मैंने जो नर्सिंग एग्ज़ाम थे वो दिए, आर.ए.के कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। एंड जब मैंने उसे यूट्यूब पे देखा था कि कैसा कॉलेज है, तब वो होता है ना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज़ जैसा नहीं था कि हाँ भाई फेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ऐसा नहीं था। वो एक डिब्बा जैसा ही दिखता है अभी भी कि एक छोटी सी बिल्डिंग है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक होता है ना कि बहुत पुराना कॉलेज है। तो इंडिया का 1946 में स्टार्ट हुआ था। एंड अब मुझे पता चला कि इट इज़ अ ब्रांड, क्योंकि जैसे आप देखोगे जितने भी टॉप मोस्ट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उसमें जो नर्सिंग की टीचिंग फैकल्टीज़ होंगे वो आर.ए.के कॉलेजेस के ही होते हैं, आर.ए.के कॉलेज के मोस्टली। नर्सिंग एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो हैं, अभी मिनिस्ट्री में जो नर्सिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी आर.ए.के कॉलेज से ही हैं। एंड देयर आर सो मैनी एलुमनाइज। एंड एक चीज़ मुझे पता चला जब मैं खुद एक स्टूडेंट बन के वहाँ गई, कि जैसे ही मेरे नाम के आगे आर.ए.के जुड़ जाता था, तो मेरी इमेज अपने आप अच्छी बन जाती थी। सेम अभी भी हुआ कि जैसे ही मैं एम्स में गई, पहला दिन था मेरा, मुझसे पूछा गया कि आप कौन से कॉलेज से हो। तो मैंने जब बताया कि आई एम फ्रॉम आर.ए.के कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो दे वर लाइक, अरे आप आर.ए.के से हो, ठीक है, तुम्हें तो सब आता होगा, कर लो। तो मुझे फर्स्ट डे किसी ने कुछ समझाया ही नहीं क्या करना है। दे वर लाइक कि ये तो फुल्ली ट्रेंड है। तो दिस वॉज द इमेज एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई कॉलेज कि वहाँ मतलब एक होता है ना कि हमें हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया गया। टीचर हमेशा हमारे सर पे रहते थे। उस टाइम पे बुरा लगता था कि यार क्यों है, बट इट वॉज लाइक फॉर आर बेनिफिट ओनली। सो इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन आर.ए.के कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो मैम, जो इस साल बच्चे नीट की काउंसलिंग दे के आने वाले हैं, वुड यू रेकमेंड कि वो लोग आर.ए.के ज्वाइन करें? देखो, बेस्ट तो वही है कि अगर आपका ड्रीम है कि डॉक्टर बनना है, तो आप नीट के लिए सबसे पहले तो जो आपका ड्रीम है वही करो। अगर लगता है कि नहीं हो रहा या फिर अब कोई सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप आर.ए.के कॉलेज ऑफ नर्सिंग ही चूज़ करें। ठीक है, मैंने अब देख लिए हैं 3-4 कॉलेजेस जो भी टॉप मोस्ट हैं कि ये बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट जो एक वो होती है ना कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी जो होती है ना, वो आर.ए.के में ही मिलेगी। तो अगर आपको बेस्ट नर्सिंग ऑप्शन चाहिए नर्सिंग कॉलेज का, तो आप आर.ए.के चूज़ कर सकते हैं। ओके। मैम, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप टीएनआई के जनरल सेक्रेटरी थे, दिल्ली ब्रांच के। तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एजुकेट कीजिए कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, व्हाट इज़ टीएनआई, व्हाट इज़ एसएनएआई, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हो, तो यू आर द बेस्ट पर्सन फर्स्ट हैंड टू आस्क अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो प्लीज़ थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स नर्सिंग कॉलेजेस में स्टडी करते हैं उनके लिए, और जो अभी आने वाले हैं नर्सिंग में उनके लिए, व्हाट इज़ टीएनआई एंड हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, TNI इज़ ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड उसी की ब्रांच है स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जैसे हमारी जो TNI है, वो जितने भी ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग के इश्यूज होते हैं, वो एक मिनिस्ट्री लेवल पे रिप्रेजेंट करना, या जितने भी कुछ, जैसे अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स की स्टाइपेंड 500 पर मंथ से 13,000 पर मंथ हुई, उसमें भी TNI का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने बहुत इनिशिएटिव्स किए, बहुत मेहनत की कि वो हमें इस इशू को वहाँ रिप्रेजेंट करें। एंड हमारे जैसे जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, वो सभी, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, नॉट एवरी, सभी SNAI मेंबरशिप ज़रूर लेते हैं। ठीक है, 2000 की मेंबरशिप होती है, आपके कॉलेज वाले ही दिलाते हैं। तो जिसके पास भी SNAI सब्सक्रिप्शन होता है, वो सारे कॉलेजेस इस इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। हर स्टेट में अपनी अपनी एक होती है, जैसे आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ब्रांच, ऐसे ही डिफरेंट ब्रांचेस हैं एवरी स्टेट में। तो हमारे टाइम पे भी, जब व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, तब हमारे पास नोटिस आया था कि एक इलेक्शन होने वाले हैं अमंग दिल्ली नर्सिंग कॉलेजेस, और सभी नर्सिंग कॉलेजेस में से एक टीम सिलेक्ट होगी। देयर विल बी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड
treasurer, and there are 2 or 3 many more posts. तो ऐसे ही था। तो उस टाइम पे भी मैंने इलेक्शन में पार्ट लिया, और जैसे आर्मी कॉलेज, एम्स और भी कॉलेजेस थे, सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे वोटिंग्स हुई, हमने स्पीच दी थी कि वाई वी शुड बी इलेक्टेड, ऐसे करके हमने स्पीच दी। हमने रिप्रेजेंट अपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे उस बेसिस पे ही वोटिंग्स हुई, फिर हमें सिलेक्ट किया गया। एंड देन फर्स्ट जैसे ही हमें सिलेक्ट किया गया, हमें उसके कुछ मंथ्स बाद ही वहाँ भेजा था, असम गुवाहाटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो TNAI ने ही हमें स्पॉन्सर किया था। तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं मीन्स फॉर अ मिडिल क्लास गर्ल फ्लाइट में पहली बार बैठना, एंड वो भी दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली ब्रांच जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रही है। पूरी ट्रिप इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय TNAI। तो बहुत बड़ी बात थी मेरी फैमिली के लिए, मेरे कॉलेज के लिए भी, कि आई वॉज रिप्रेजेंटिंग दिल्ली। तो वहाँ पे मैंने एंड मेरे जो साथ में थे मिस्टर ललित, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, हमने मिलके हमारे जो दिल्ली के जितने भी इश्यूज़ थे, हमने सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बात की थी कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं हमें बताओ, ताकि हम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें। हमने 2 बार रिप्रेजेंट किया, एक बार उस कॉन्फ्रेंस में जो असम में हुई थी, एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही हुई थी जो मैंने होस्ट की थी। आई वॉज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। यू कैन सी द फोटोज़ एंड ऑल इन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो वो जो स्टेज था जो TNAI ने प्रोवाइड किया, इट वॉज सच अ बिग स्टेज। वहाँ पे INC के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ वो थे, जो वो हैं नर्सिंग एडवाइज़र ऑफ इंडिया है वो थे, और भी जितने भी बड़े बड़े नर्सिंग के जो है ना रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सभी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया था। एंड मैंने उनसे बात की, और वहाँ पे ना एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से हमारे अंदर आई कि हाँ, हमने वहाँ किया सब कुछ, जैसे कि कौन सा कंपटीशन कराना है, जितने भी जैसे SNAI थे, हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किए थे ऑल ओवर दिल्ली। जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस थे सबको हमने इनवाइट किया, उनके कॉम्पिटिशन्स कराए, फिर हमने नेशनल लेवल में उन्हें भेजा। तो ऐसे बहुत था, बट वो जो एक्सपीरियंस था एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत प्रीशियस था कि एक स्टूडेंट होके इतना कुछ किया। तो थैंक यू TNAI बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अगर आपको बाहर भी पढ़ाई करनी है, आगे बाहर जॉब करनी है, तो भी TNAI बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो इट वाज मैम मे बी आपको याद नहीं होगा, आई वॉज ऑल्सो देयर जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टेडियम में, when you were hosting, I was also the part of the conference. Okay. And You are from which college, ma'am? I am from Aramal. Okay. So I was also a part of that conference, and I saw you and Mr. Lalit hosting the program, and Deepika ma'am was the chief guest, the nursing advisor Yes. now. So it was a very great event, and I truly believe that TNI जो काम कर रही है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिंगल हैंडेडली, वो कमेंडेबल है। ऑल ओवर जो ऑल ओवर इंडिया मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, compete करते हैं, और उन्हें पता भी चलता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो साउथ के स्टूडेंट्स थे वो कितने ज़्यादा इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, उन्होंने इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया अपनी स्टेट्स को। तो बहुत एक होता है ना, हेल्दी कंपटीशन चलते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा था वो इन्वायरमेंट, वो 2-3 दिन बहुत अच्छे थे, मेरी लाइफ के बेस्ट 3 डेज थे वो। मैम जैसे आपने बोला कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करने में हेल्प मिली, जैसे आप जनरल सेक्रेटरी बने और आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और आपने स्पीच वगैरह दी। मैम व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे कौन से मेजर्स नर्सिंग कॉलेजेस को लेने चाहिए एज अ होल टू अपलिफ्ट द नर्सिंग प्रोफेशन, ताकि जो बच्चे हैं मतलब जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ इम्बेड करना, या उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ समझाना, या उनके अंदर बिल्ड करना, उसके लिए कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने फील किया, मतलब हमारे कॉलेज में वैसे इतना नहीं है। हमारे कॉलेज में तो स्टार्टिंग से ही हमें फर्स्ट ईयर में ही सेमिनार देने के लिए बिठा देते हैं कि साड़ी पहन के सेमिनार दो, तो वो वहीं से ही थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। बट स्टिल एक जो हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि मतलब जो SNAI करा रहा है ठीक है, बट जितना मैंने फील किया कि SNAI साल में एक बार ही करा रहा है, और वो भी 2 दिन होते हैं साल में जिसमें सारे कंपटीशन हो जाते हैं। तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता जितना हर मंथ में कुछ ना कुछ चल रहा है।
कि इस मंथ में ये कंपटीशन होगा ऑल ओवर दिल्ली, या कुछ ना कुछ इवेंट्स होस्ट करना, या मतलब स्टूडेंट्स को ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि कोई इवेंट कराना है और आप सभी को मिलके कराना है, होस्ट भी आपको करना है, सब कुछ मीन्स हम फेयरवेल फ्रेशर में तो सब करते ही हैं, बट एक जो प्रोफेशनल इवेंट होता है वो ज़रूर कराना चाहिए। जैसे ये कॉन्फ्रेंस थी, ऐसे ही हम एक छोटे लेवल पे भी करा सकते हैं, या सिर्फ कॉलेज में ही कुछ एक एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड करा सकते हैं कि बच्चे ही उसको करें, कि वो एक टीम स्पिरिट भी डेवलप हो उनमें, उन्हीं में से होस्ट भी करें, और ऐसा चलते रहे तो बेटर होगा, ताकि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाए कि हाँ ये करना है, नॉट जस्ट फेयरवेल फ्रेशर में होस्ट करके रह जाए। तो एग्जैक्टली मैम, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस में हम लोग ड्यूटीज़ में ही रह जाते हैं, असाइनमेंट बनाने में ही रह जाते हैं, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है एज अ स्टूडेंट वो हमारा उतना अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाता है। मैम, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट आपने जब अपना नॉर्सेट 7 के लिए आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अभी जो नॉर्सेट 9 के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड लाइक यू कि आप अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा सा उनके साथ डिस्कस करें, कौन सी बुक्स आपने फॉलो की थी, व्हाट आर योर मैसेज, कि आप उनको समझाओ कि उनको कैसे फॉलो करना चाहिए और कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको मिल जाए अपना पसंद वाला एम्स, घर के पास वाला एम्स। सो सबसे पहले तो जैसे मैम मेरे टाइम पे था कि 15 जून को मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, 15 सितंबर को एग्ज़ाम था, और 15 जून तक मेरे सिर्फ नोट्स ही बन पाए थे। ऐसा नहीं था मैंने पता नहीं कितना कवर कर लिया, सिर्फ नोट्स बनाए थे, वो रिवाइज़ भी नहीं किए थे। तो बच्चों को लगता है कि हो ही नहीं सकता, 3 महीने में तो कुछ नहीं हो सकता, बट बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अभी अगर बहुत बच्चे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो वो बच्चे जो मैंने नोटिस किया, क्या कर रहे हैं बच्चे, एक टॉपिक उठाते हैं, उसकी वीडियो देखी, फिर उसी को रिवाइज करेंगे, फिर उसी के एमसीक्यू भी उसी दिन करेंगे, तो एक दिन में मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक ही कवर हुए। तो ऐसे करके अगर आपको करना है तो उसमें 1 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि नर्सिंग सिलेबस बहुत वास्ट है, एमएसएन ही करते करते रह जाओगे। तो मेरा सबसे पहला तो यही सजेशन है कि अगर आपका सिलेबस रहता है, जल्दी से जल्दी कहीं से भी एक बेसिक कवर कर लो, कि हाँ बेसिक सब हो आपके पास, ठीक है। अगर आपने 15 जून तक या 20 जून तक मैक्स करो कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स, बच्चे क्या कर रहे हैं, माइनर पहले कर रहे हैं, मेजर रह ही रहे हैं, तो वो भी नहीं करना, पहले मेजर करो फिर माइनर पे जाना, और माइनर के लिए सिर्फ टारगेट हाई भी कर लो तो इनफ होता है, उसके लिए इतना डिटेल भी नहीं जाना। एंड उसके बाद बस एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे बहुत काम आई, कि सब्जेक्ट वाइज रिवीजन से स्टार्ट करना। एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे ही आपके नोट्स बन जाएं, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके नोट्स को रिवाइज करो। जैसे नर्सिंग फाउंडेशन आपने रिवाइज किया, फिर जितनी भी बुक्स आप रेफर कर रहे हो, जैसे मैंने की थी PR यादव, टारगेट हाई, एंट्लेक्स मोस्बी, एंट्लेक्स होल्डर, मैंने जितनी भी चारों बुक्स में से नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस थे वो सारे एक साथ किए। फिर उसके बाद भी अगर लगा, मतलब जब आप एक बार ये कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब हो रहा है, क्योंकि इतना करने के बाद भी स्टार्टिंग में यही लगेगा अब हो रहा है, ठीक है। तो जब एक बार ऐसे कर लोगे, इन डेप्थ आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है नर्सिंग फाउंडेशन में, थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उस क्वेश्चन में प्रायोरिटी बेसिस लाने के लिए कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सब एक बार समझ जाओगे। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो। एक बार आपने इन डेप्थ सारा कर लिया, आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी, MCQ प्रैक्टिस भी एक बार कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने नोट्स जैसे रिवाइज करने वैसे करो, बार बार MCQs करो। एंड ये बुक्स एक बार करोगे तो लगेगा कुछ नहीं आता, ठीक है। जब 2 बार 3 बार करोगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक ही बार में हार मत मानना, 2-3 बार ज़रूर करना। मैंने टारगेट हाई 3 बार की थी, तो कर लेना। एंड ऑल्सो जैसे ही एक बार रिवीजन ख़त्म हो जाएगी, एक बार आपने सारा सिलेबस कर लिया है, तो टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करना। बच्चे ये भी गलती करते हैं कि टेस्ट तो अटैम्प्ट कर रहे हैं, बट वो टेस्ट MCQ की तरह ही कर रहे हैं कि 100 में से 100 अटैम्प्ट कर दिए, फिर कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है। अगर आपने टेस्ट करते हुए ये देखा ही नहीं कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, कितनी नेगेटिव मार्किंग नहीं, कैसे बचाऊँ नेगेटिव मार्किंग, या कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करूं जिससे नेगेटिव मार्किंग ना हो, और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। अगर आप ये सब सोच के टेस्ट दे रहे हो तब आप टेस्ट दे रहे हो, वरना आप सिर्फ MCQ प्रैक्टिस ही कर रहे हो। तो टेस्ट प्रैक्टिस का ये भी ध्यान रखना है कि जब आप टेस्ट देने बैठो बिल्कुल सीरियस, कोई फ़ोन कोई नोट्स कुछ नहीं,
प्रॉपर टेस्ट दो और हर टेस्ट में फिर उतना देखो कि कितने अटैम्प्ट करूँ कितने नहीं, और जैसे ही टेस्ट हो जाए उसके बाद उसको एनालाइज भी करो कि जैसे अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या वो नोट्स में था बट याद नहीं आया इसलिए गलत हुआ, अगर इसलिए था तो आप उसको रिवाइज़ करो अच्छे से, नोट्स रिवाइज़ नहीं है, अगर वो बिल्कुल न्यू था तो उसको पढ़ो क्या रैशनल है और उसको एक 1 लाइनर 2 लाइनर की फॉर्म में अपने नोट्स में ऐड कर लो, ताकि आगे के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए उसको एक बार देख के चले जाओ। तो ऐसे करके टेस्ट प्रैक्टिस करना, और लास्ट के जो 10-20 दिन बचेंगे उसमें नोट्स रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान रखना इंस्पाइट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। उस टाइम पे होता है कि अब जितना पढ़ लिया उसको अब रिवाइज़ करो बार बार, ना कि नए नए एमसीक्यूज़ करो। एमसीक्यूज़ करेंगे टेस्ट करेंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि 10 दिन बचे हैं अभी भी गलत हो रहा है, बट रिवीजन करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो मेरे नोट्स में है वो मुझे अच्छे से आता है, उसमें से कुछ आया तो गलत नहीं होगा। तो यही सब स्ट्रैटेजीज़ हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को लगता है कि जो लोग अभी नॉर्सेट 9 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने ही रह गए हैं, सितंबर 14 को एग्ज़ाम है, आज 27 ऑफ मई हो गया है, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ही रह गए हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉपर 3 मंथ स्ट्रैटेजी। सो वी बोथ विश कि जो लोग नॉर्सेट 9 देने वाले हैं उनका इस साल अपने घर के पास वाला एम्स मिल जाए और पहली बार में ही मिल जाए। मैम जैसे अभी आप दिल्ली एम्स से वर्किंग हो, तो वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? जैसे सब लोग बोलते हैं कि दिल्ली एम्स का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत हेक्टिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का थोड़ा सा सही रहता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का थोड़ा और बेटर रहता है। तो आप तो वहाँ पर काम कर रहे हो, तो वी वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कि आप वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट हो, यू आर वर्किंग देयर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एंड दोज हु वांट टू अडॉप्ट और हु वांट टू चूज़ एम्स दिल्ली, उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए कि वो क्या एक्सपेक्ट करें। ओके, सो सबसे पहले तो जैसे ही हम स्टूडेंट लाइफ से एक एम्प्लॉय की तरह जाते हैं, एक तो मेजर चेंज आता है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ ये होता है जो प्रोसीजर्स किए, इंजेक्शन दिए और आगे, ठीक है, हमें भागने की लगी रहती है। बट जैसे ही मैं एक एज अ एम्प्लॉय गई, मुझे पेशेंट्स अलॉट हुए कि हाँ ये मेरे पेशेंट्स हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाता है कि नहीं ये मेरे पेशेंट है तो हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए। तो ये तो हर जगह होगा आपके साथ, बट स्पेशली अगर एम्स में बात करो तो एम्स में मुझे जो लगा, मैंने सफदरजंग में प्रैक्टिस किया है, सफदरजंग एंड आरएमएल में मैंने साइकेट्री डिपार्टमेंट प्रैक्टिस किया है, तो मैंने जितना देखा कि वहाँ पे ना बहुत चिल है, ठीक है। अगर आपको एक चिल लाइफ चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत किया और आगे, तो मुझे लगा कि फिर सफदरजंग ठीक है। बट अगर ये है कि थोड़ा हेक्टिक तो है, एम्स में अगर वर्क कर रहे हो तो वो ब्रांड ऐसे ही नहीं बना है, वहाँ की जो केयर है, क्वालिटी ऑफ केयर वो बहुत अलग है। अगर आप वहाँ के आईसीयूज़ में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी केयर नहीं होती होगी जितना एम्स के आईसीयूज़ में होती है, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। एंड मैं इमरजेंसी में हूँ तो मैं बता सकती हूँ बहुत हेक्टिक है, ठीक है। बट हाँ अगर आप वो हो कि हाँ मुझे करना है, मुझे जो मतलब एक जिस होता है ना कि हाँ ये एक हम सोचते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हम नर्स मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक प्रॉपर नर्सिंग वो बनना है प्रोफेशनल, तो आप एम्स दिल्ली चूज़ कर सकते हो। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक हर जगह है, कुछ सेक्टर ही हैं, जैसे इमरजेंसी हो गया, आईसीयूज़ हो गया, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में है हेक्टिक, ठीक है। कुछ है जहाँ पे जैसे साइकेट्री, आप एम्स की साइकेट्री में चले जाओ, कुछ काम नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं है। एंड सेम विद सफदरजंग में या और भी कोई सेक्टर है, उसमें भी इमरजेंसी में काम होगा, कुछ डिपार्टमेंट्स में काम होगा, तो वो आपके लक पे डिपेंड है आपको क्या मिल रहा है। बट एम्स दिल्ली जब आपके नाम के साथ जुड़ता है तो वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो यहाँ से यहाँ 1 मिनट में पहुँच जाती है, ठीक है, कि अच्छा एम्स दिल्ली में है। तो अगर आप एम्स दिल्ली चूज़ करना चाहते हो या एम्स कोई भी एम्स चूज़ करना चाहते हो, तो इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। एंड वर्कलोड की बात करूँ तो वो अपने ऊपर होता है कि अगर हम अच्छे से करना चाहते हैं तो चाहे कोई भी ज़्यादा काम ना हो, हम वहाँ पे भी लगे रहेंगे, अगर नहीं करना है तो कहीं नहीं होगा। तो यही है। एंड ऑल्सो जो मैंने देखा कि एक इन सर्विस एजुकेशन जो है एम्स दिल्ली में है, मतलब हर वीक में हर 2-3 दिन एक क्लास होती रहती है कि हमारी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, हमें कुछ नया सिखाने के लिए वहाँ पे चलता रहता है। एम्स दिल्ली में ना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आपको आगे भी कुछ करना है, रिसर्च करना है या कुछ भी है, आपको बहुत मीन्स चांसेस मिलेंगे।
ठीक है, बट जो बाकी जो सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें नहीं है इतना कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, उसके बाद इतना कुछ अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए वही एमएससी वगैरह के लिए ही आप जा सकते हो। बट ये नहीं है कि डेली कुछ वीकली कुछ हो रहा है कि जैसे एम्स में होता है कुछ जैसे आज ऑक्सीजन थेरेपी पे क्लास होगी, आज सीपीआर पे क्लास होगी, ऐसे होता रहता है वहाँ पे। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड एम्स दिल्ली मैं जैसे मेरे पास मुझे भी बहुत कहते हैं कि सफदरजंग चले जाओ, वहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं है, सीजीएचएस है। आई नो वहाँ के भी अपने अलग बेनिफिट्स हैं, बट एम्स दिल्ली में होना इट वॉज माई ड्रीम एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम, सो इट्स बेस्ट फॉर मी। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि एम्स दिल्ली इज़ अ ब्रांड, ये हम सब लोग जानते हैं, जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जितने पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एवरीबडी नोज़ कि एम्स दिल्ली एक ब्रांड है और उसका अपना एक बेनिफिट है। ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका चॉइस क्या है, बट दिस इज़ एन एक्सपीरियंस जो मैम ने अपनी तरफ से शेयर किया। जो लोग चूज़ करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि वट दे शुड एक्सपेक्ट कि अगर उनको एम्स दिल्ली चाहिए तो। मैम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी ऑल नर्सेज आई फील शुड स्टैंड फॉर इट कि वी हैव बिन डेजिग्नेटेड विद द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद भी लोग हमें ब्रदर जी, सिस्टर जी, भैया, दीदी ऐसे करके बुलाते हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद, प्री और मेंस का एग्ज़ाम निकालने के बाद स्टिल हमको आज भी अपनी इम्पोर्टेंस हेल्थ केयर में प्रूव करनी पड़ती है, एंड एक बेसिक जेस्चर जो मैम और सर कह के हम किसी को भी बुलाते हैं, स्टिल हमको उसके लिए फ़ाइट करना पड़ रहा है। यस मैम, इट्स सच में बहुत बड़ा इशू है, ये हमारे लिए है बट कोई और उसको नहीं समझता कि क्या हो गया अगर सिस्टर जी बुला दिया तो, उन्हें ऐसा ही लगता है। बट वी फील हमने इतनी मेहनत की है, हमने पहले तो नर्सिंग में 4 साल, नर्सिंग बहुत टॉक्सिक है एंड बहुत मतलब मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हमें असाइनमेंट्स भी करने हैं, क्लिनिकल्स भी करने हैं, एग्ज़ाम्स भी हैं, बहुत चीज़ें हैं। हमने वो सब क्लियर करके, प्रीलिम्स क्लियर करके, मेंस क्लियर करके हम यहाँ पे आए हैं, एंड आते ही हमें कोई दीदी भैया बुला दे इंस्टेड ऑफ मैम एंड सर, तो बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली मैम, ये तो टीम वर्क ये के बिना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को भी बोल लेंगे तो भी पेशेंट पिक कर लेते हैं यहाँ वहाँ से सुन के। इफ़ वी हैव टू चेंज दिस, तो हमको एक मेडिकल फेटर्निटी हेल्थ केयर टीम वर्कर्स को साथ में आके मिल के चेंज लाना पड़ेगा। यू आर वेरी ट्रू ऑन दिस मैम। विद दैट आई थिंक हमने बहुत अच्छे से आपकी जर्नी कवर की, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आई थिंक वी हैव कवर्ड, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर मेकिंग टाइम। एंड विद दैट जो लोग अभी एंड तक पहुँचे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग हमारे लॉयल फॉलोअर्स हो, तो मैम के भी और हमारे चैनल से भी जितने लोग एंड तक पहुँचे हैं, वी थैंक यू सो मच। And this is an initiative which we started as a Nursing Next Generation team, I and my partner Mrs. Yogita. And thank you Chanchal ma'am for joining us, for being a part of the initiative, and we request to spread this message among your colleagues and your classmates. And thank you so much for making time and coming to our show. I think you also liked it in a way. थैंक यू सो मच मैम। ये सच में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके लिए ही है कि हाँ आपने एक तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत इट वाज वेरी मच नीडेड, ठीक है, एक पॉडकास्ट होना, नर्सिंग का भी पॉडकास्ट हो रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म एंड thank you. So with that, we would like to end the conversation, and follow us and follow ma'am, Nursing Navigator on Instagram and YouTube. With that, we wish you all the best, and thank you for watching.